हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। कक्षा 11 भूगोल की यात्रा चल रही है। उसमें हम अभी तक क्या पढ़ लिया है हमने पढ़ लिया है कि भूगोल के बारे में, कि भूगोल क्या है, भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। और बेटा हमने ये भी जाना है कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है, यानी एक समाकलन विषय है। भूगोल अकेला नहीं है, ये इतिहास के साथ में, आपके राजनीतिक विज्ञान के साथ में, अर्थशास्त्र के साथ में, सबके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है। हमने भूगोल की शाखा भी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था क्रमबद्ध उपागम और एक पढ़ा था प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध के बारे में हमने पढ़ा कि सर इसमें पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। एक तथ्य लेते हैं हम, जैसे प्राकृतिक वनस्पति लिया, उसको पूरे विश्व के स्तर पर पढ़ते हैं, फिर बाद में उसको छोटे छोटे स्तर के अंदर बांट दिया जाता है, जब वो बात की बात होती है। लेकिन अब प्रादेशिक उपागम पर हम पढ़ेंगे, उसकी शाखाएं भी पढ़ी थी हमने क्रमबद्ध उपागम में। जैसे आपने पढ़ा था कि भू आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, है ना, जलवायु विज्ञान, ये हमने सब पढ़ा था। अब हमारे पास में है प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। तो पहले दिमाग में आता है कि सर प्रादेशिक उपागम क्या होता है, मैं ये बता देता हूं आपको। मान लीजिए ये बात करते हैं, पूरा विश्व है, हम क्रमबद्ध में पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन करते थे। यहां पर ऐसा नहीं करना है, इस विश्व को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटना है। जैसे आपने ए बांट दिया, ये बी बांट दिया, ये सी बांट दिया, यानी आप पूरे विश्व में एक छोटे क्षेत्र को आप छोटे क्षेत्र के अंदर बांटेंगे और फिर उस क्षेत्र के अंदर संपूर्ण भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करेंगे। संपूर्ण भौगोलिक तत्वों का आप यहां पर अध्ययन करेंगे। यानी प्रादेशिक उपागम क्या होता है सर? बेटा प्रादेशिक उपागम का मतलब ये होता है कि पूरे विश्व को हम छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देते हैं। जैसे हम पूरे विश्व के अंदर, हमने राजस्थान को ले लिया, तो राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं हम, सपोज कीजिए, तो राजस्थान का भूगोल पढ़ लेंगे हम। जैसे ये बी मान लीजिए राजस्थान का भूगोल है, और फिर इसके अंदर सभी तत्वों को हम पढ़ेंगे। हम उसकी जलवायु, मृदा, वनस्पति, पशु, सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो ये प्रादेशिक उपागम होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रादेशिक उपागम किसने दिया है ना, या आप मुझे बताइए। और क्रमबद्ध उपागम भी किसने दिया है भूगोल का, ये दोनों आप बताइएगा। अब देखिए, इसमें इसकी शाखाएं, शाखाओं का मतलब है कि इस प्रादेशिक उपागम, यानी हम किसी क्षेत्र को हम जब छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर बांटते हैं पूरे विश्व को, तो कितने तरीकों से बांट सकते हैं। पहला है प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन। ये कैसे होगा? या तो वृहद स्तर पे होगा, या मध्यम पे होगा, या लघु पे होगा। आप ये मानकर चलिए हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, आप विश्व में अपने अपने जिले का अध्ययन कर रहे हैं, आप जिले के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए वो लघु स्तर हो गया, आप जिले पर बात कर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं अपने देश पर बात कर रहे हैं, तो मध्यम स्तर हो गया। आप महाद्वीप पर बात कर रहे हैं, तो वो वृहद स्तर हो गया। आप छोटे स्तर पे चल रही है। अगर आप गांव की बात करते हैं तो वो लघु पर हो गया। आप जिले की बात करते हैं तो मध्यम पे हो गया। और अगर आप देश का भूगोल निकालते हैं, भारत का, तो वो आपके वृहद स्तर पे आ गया। यानी इस तरीके से आपको अगर बांटकर अध्ययन किया था, तो वो पहला एक तरीका हो गया, पहली शाखा हो गई। दूसरी शाखा प्रादेशिक योजना। आप योजना बनाकर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम भारत है, भारत के अंदर आपकी योजना ये चल रही है कि सर हम तो रूरल क्षेत्र है, गांव जो के क्षेत्र हैं पूरे भारत के अंदर, हम उस गांव क्षेत्र के हिसाब से हम योजना बनाएंगे, उसके हिसाब से हम अध्ययन करेंगे। तो ये ग्रामीण योजना बनाकर या फिर शहरी योजना बनाकर जो अध्ययन कर रहे हैं, वो प्रादेशिक योजना में आ गया। आप खुद योजना बनाएंगे सर कि हमको इस योजना के हिसाब से काम करना है। ठीक है। अगला है आपका प्रादेशिक विकास। बिल्कुल आराम से आप समझिए कि प्रादेशिक उपागम पर, यानी इन उपागमों के द्वारा ही आप किसी क्षेत्र को बांट सकते हैं। या तो आप छोटे बड़े स्तर के हिसाब से बांट सकते हैं, या योजना के हिसाब से बांट सकते हैं, या विकास के स्तर पर। विकास पर कैसे? जैसे मान लीजिए आप राजस्थान की बात कर रहे हैं। अब राजस्थान में पता है यहाँ अरावली चल रही है, और यहां पर आपका मरुस्थल है, तो आपके पास में आपने मरुस्थल के हिसाब से अगर आपकी योजना चल रही है, और जो थी राजस्थान में, आप पता हो तो पश्चिमी राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर आती है ना, तो सारी योजना इसके हिसाब से चली। इसी कारण इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। तो यहां पर इसका विकास हुआ, तो ये आपका एक प्रादेशिक नियोजन हो गया। आप अरावली के हिसाब से मान लीजिए योजना बनाते हैं, आपने अरावली के हिसाब से योजना बनाई, तो वो अरावली के हिसाब से योजना हो गई। यानी इसमें विकास के आधार पर आप प्रदेश को बांटते हैं। तो ये हो गया प्रादेशिक विकास वाली योजना। तीसरा प्रादेशिक विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है आपको टॉपिक दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप में 11th में, आप 12th में पढ़ते हैं क्षेत्रीय सर्वेक्षण। मुझे आपको कहा कि गांव में जाइए और आप ये देख कर आइए कितने लोगों बच्चों को पोषण मिला है, नहीं मिला, यानी कुपोषण वाले बच्चों का आप डाटा लेकर आइए। डाटा लेकर आएंगे तो आप क्या करेंगे, उस गांव में जाएंगे, उस गांव में, हर गांव में जाकर आप पोषण का स्तर कर लेकर आएंगे, कितने बच्चों का वेट कम है या ज्यादा है, उस हिसाब से लेकर आएंगे। तो ये प्रादेशिक विश्लेषण हो गया, जहां पर आप व्याख्या करेंगे, आप किसी एक निश्चित बिंदु पर लेकर काम करेंगे। तो ये चार आपकी शाखाएं होगी बेटा प्रादेशिक उपागम पर। पहली होगी प्रादेशिक अध्ययन,
यानी आप लघु मध्यम वर्ग पे कर सकते हैं। दूसरा प्रादेशिक योजना बनाकर कर सकते हैं आप। तीसरा विकास के स्तर पे कर सकते हैं। और चौथा है आपका प्रादेशिक विश्लेषण, यानी व्याख्या करके आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये चीज समझ में आ गई बिल्कुल आसानी से, है ना। प्रादेशिक उपागम के आधार पर हो गई। पहले हमने पढ़ा था क्रमबद्ध उपागम के आधार पर पढ़ा था। चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर, प्रादेशिक अध्ययन और क्षेत्रीय अध्ययन। इसमें स्थूल है यानी बड़ा है, मध्यम है और सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हैं। सूक्ष्म अध्ययन बिल्कुल छोटे से छोटा क्षेत्र बांट लिया और उसका अध्ययन कर रहे हैं। आप अपने गांव का भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रादेशिक विकास आ गया। प्रादेशिक विश्लेषण यानी व्याख्या करते हुए आप यहाँ पर जैसे मैंने पोषण लिया, आप साक्षरता के आधार पर भी कर सकते हैं कि कितने बच्चे असाक्षर हैं या साक्षर हैं, उसके हिसाब से आपने योजना बना दी, तो वो भी हो सकता है आपका। प्रादेशिक योजना यानी आप ग्रामीण स्तर पर योजना बनाए या शहरी स्तर पर योजना बनाए, तो यानी ये आपकी भूगोल की आपके प्रादेशिक उपागम के आधार पर शाखाएं हो गई है। अब देखिए ये चार्ट, देखिए चार्ट बड़ा अच्छा है। भूगोल की शाखाएं, इसमें सर हमने भौतिक भूगोल यानी ये शाखा पढ़ ली है, जिसमें हमने जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान सब पढ़ लिया है। यहाँ पर मानव की बात करें तो मानव में हमने यहाँ पर देखेंगे हमने सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीति विज्ञान, आर्थिक, जनसंख्या सब कुछ पढ़ लिया है। इन दोनों के संबंध की बात करें भूगोल की, भौतिक भूगोल की, मानव की, तो जीव भूगोल को भी पढ़ लिया सर हमने, पादप भूगोल, प्राणी भूगोल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल। लेकिन सर एक चीज दिमाग में आती है कि अभी भी हमारे पास में दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी और विधि एवं तकनीक बचा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि दर्शन शास्त्र हम एमए में पढ़ते हैं और विधि और तकनीक की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, चाहे आप फिलोसफी की बात करें, थॉट्स की, या आप टेक्नोलॉजी की बात करें, ये दोनों ही क्रमबद्ध उपागम भूगोल की जो शाखा है या प्रादेशिक उपागम, इन दोनों के अंदर ये कॉमन है। इन दोनों को आप दोनों विषय वस्तु या उपागम में पढ़ेंगे। यानी अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लेकर आ रहा हूं, आपके पास जो सिद्धांत बच रहे हैं या विधि तकनीक बच रहे हैं, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों ही आपके क्रमबद्ध और आपके प्रादेशिक उपागम, वहां पर दोनों ही पे ये एक तरीके से अपना दखल रखते हैं। दोनों ही विषय वस्तु के अंदर आप उसको पढ़ना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपके पास, और आपको जो क्वेश्चन का दिया था वो उस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि प्रादेशिक उपागम किसने दिया है और क्रमबद्ध उपागम किसने दिया है। आप यूं ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलता हूं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।